नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 पर बनाया गया है। स्वापक, औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 पर। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वर्ष 2019 में संशोधन करके रेल सुरक्षा बल को इसके तहत कार्यवाही की कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेल सुरक्षा बल को राजपत्र द्वारा क्या शक्तियां दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये भारत के राजपत्र से मैंने लिया है। वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के द्वारा यह अधिसूचना 11 अप्रैल 2019 को जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि स्वापक, औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 42 की उपधारा 1 और धारा 67 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद द्वारा रेल सुरक्षा बल के सहायक उपनिरीक्षक व उनके ऊपर वाले पदों के अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान करती है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के भीतर धारा 42 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। साथ ही साथ उक्त अधिकारियों को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वे धारा 67 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकें। मतलब कि कौन कौन सी धाराएं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गई हैं? धारा 42, धारा 67, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये बताया गया है कि धारा 42 की शक्ति का प्रयोग करते हुए ही ये शक्ति हमें दी गई है, मतलब कि रेल सुरक्षा बल को दी गई है। और उसके धारा 42 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ साथ जो अधिकारी होगा, कौन? सहायक उपनिरीक्षक, मतलब एएसआई से एबव जो भी अधिकारी है वो इम्पावर्ड किया गया है, उन्हें शक्ति दी गई है इसमें कार्यवाही करने की, और वो अपनी कार्यवाही के दौरान धारा 67 में प्रदत्त शक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने राजपत्र में जो परिभाषित जो चीज़ पावर दिया गया आरपीएफ को, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब इससे संबंधित जो ये बहुत बड़ी एक्ट है, जिसमें कुल 83 धाराएं हैं, संशोधन के बाद देखें तो 100 से ऊपर इसमें धाराएं हो जाती हैं, लेकिन मैंने जो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उसको मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो आइए सबसे पहले हम इस अधिनियम के ओवरव्यू को देख लें, जहाँ पर मैं पूरी तरीके से आपको बताऊँगा कि इसमें कितने अध्याय, कितनी धाराएँ हैं, क्या क्या चीज़ इसमें सम्मिलित है। तो इस एक्ट का नाम क्या है? द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, स्वापक, औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम 1985। बना कब? ये 14 नवंबर 1985 को। इसमें कुल जो है 6 अध्याय हैं, टोटल जो है 83 सेक्शन है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके ABCD करके भी इसमें जोड़ा गया है। तो आपको पता है कि कोई भी एक्ट अगर एक बार बन जाता है और उसमें जब भी संशोधन होता है तो आगे की धाराओं को ना जोड़ करके उसमें क्या है, क्लॉजेज जोड़ दिए जाते हैं, ABCD करके जोड़ दिया जाता है। तो अब ये नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों हुई? आपको ये पता है कि जो भी हमारी दवाइयाँ और औषधियाँ बनती हैं उसमें नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का उपयोग किया जाता है, लेकिन समय के अनुकूल और प्रतिकूल सारा कार्य होता है। तो समय के प्रतिकूल में क्या किया लोगों ने, इसे अपने लिए मादक पदार्थ मतलब कि नशे के रूप में इसको उपयोग करने लगा, और नशे के रूप में उपयोग करने के लिए क्या हुआ, इसके तस्करी होने लगी, इसको जगह जगह पर जो है सप्लाई किया जाने लगा और अवैध रूप से संपत्ति बनाई जाने लगी। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि नशे की हालत में व्यक्ति अपने आपा को खोता है, अपराध घटित करता है, अपराध कई तरह से कर सकता है वो, और इस एक्ट में जो भी स्वापक औषधि है इसे दे करके IPC की जो धारा 85-84 जो भी है, इन दोनों धाराओं का भी दुरुपयोग करके लोग क्राइम या ऑफेंस करने लगे थे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही इस एक्ट को बनाया गया है। इस एक्ट में जो है
कुल 6 अध्याय हैं। 6वें अध्याय को देख ले तो सबसे पहले तो प्रारंभिक प्रीलिमिनरी होता है, हर एक्ट में होता है। इसमें सेक्शन 1 से लेकर के 3 तक बताया गया है। दूसरा जो है वो है प्राधिकरण और अधिकरण, मतलब अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर्स, इसके अंतर्गत जो जो काम करेंगे उनके बारे में बताया गया है, जो सेक्शन 4 से लेकर के 7 तक है। फिर इसके बाद अमेंडमेंट करके जोड़ा गया एक अध्याय सेक्शन 2A, जिसमें कि एक राष्ट्रीय निधि, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़ के बारे में बताया गया है कि एक राष्ट्रीय निधि कैसे NGO चलेगा, कैसे राज्य उसे वित्त पोषित करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, जो सेक्शन 7A और 7B में बताया गया है। आगे जो देखेंगे तो अध्याय 3 में क्या है, अध्याय 3 में है प्रतिषेध, नियंत्रण, विनियमन, मतलब प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, क्योंकि इस रेगुलेशन के तहत ही इसके अवैध कार्य को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार से प्रोहिबिट किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा और कैसे रेगुलेट किया जाएगा। तो वो सेक्शन 8 से लेकर के सेक्शन 14 तक बताया गया है। अब जो इम्पॉर्टेंट है, ये अध्याय 4 और 5 सवाल आपके यहीं से बनेंगे, चाहे आप किसी भी प्रकार के लॉ के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होंगे। तो पहला है अपराध और शास्तियाँ, मतलब अगर आप इस एक्ट के तहत अपराधी घोषित किए जाते हैं या आपने कोई अपराध किया है तो आपके ऊपर क्या अपराध लगता है और क्या उसकी पेनाल्टीज होंगे, वो बताया गया है सेक्शन 15 से लेकर के 40। इसमें व्यापक इसलिए है इस अपराध और शास्तियों का जो सेक्शन है, क्योंकि इसमें कई तरह के अपराध हो सकते हैं। चाहे तो वो कंपनी कर सकती है, कोई पर्सनल भी कर सकता है, कोई गिरोह कर सकता है, कोई ग्रुप्स कर सकता है, कोई NGOs कर सकता है, कोई बहुत तरह के, किसी भी तरीके से एंगल से छोड़ा नहीं गया है कि कोई भी अपराध करे और उस पर हर प्रकार की पेनाल्टीज़ का इसमें वर्णन है और पेनाल्टीज़ दिया जाता है। अब उस पेनाल्टीज़ को इम्पोज करने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, तो वो प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 41 से लेकर के 68 तक बताया गया है। एंड एक 5A ये नया अध्याय इसमें जोड़ा गया है, जिसमें कि फोरफीचर, संपहरण के बारे में बताया गया है, जिसमें 68A से लेकर के 68Z तक है। मतलब समझिए ये 26 धाराएँ तो यहीं जुड़ गई, ऊपर 2 धाराएँ 28 धाराएँ, तो 83 में 28 जोड़ दीजिए तो आप समझ लीजिए 103 और 8 111-12 धाराओं के आसपास जो है इसे पहुंच गया है। कहने के लिए 83 धाराएं हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत गंभीर अपराध के रूप में इसे लिया गया है, इसलिए इसे इतनी गंभीरता से बनाया गया है। तो संपहरण क्या है कि जिस प्रकार से अगर कहते हैं कि संपहरण, तो CRPC में भी हमने पढ़ा है कि किसी अपराधी के संपत्ति की कुर्की जब्ती की जा सकती है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि ये जो सब्सटेंसेज हैं, ये सब्सटेंसेज क्या है, बहुत गंभीर हैं, जिनका उपयोग अच्छे के लिए भी होता है लेकिन दुरुपयोग भी होता है। इस कारण से किसी अपराधी को पकड़ा जाएगा तो उसका संपहरण, उसकी संपत्ति का जो भी उसके साथ सब्सटेंस होंगे उसका फोरफीचर भी किया जाएगा। एंड लास्ट वन जो है 6ठा अध्याय वो है प्रकीर्ण, मिसलेनियस, जो कि 69 से 89 तक बताया गया है। तो अब इतने बड़े अध्याय जो भी हैं, 6 अध्याय हैं और कुल 111-12 सेक्शन के आसपास है, उसमें से मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बनता है उसे कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ उपयोगी लगे तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी इस एक्ट से जो सवाल बनते हैं उन सबको आसानी से हल कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्याय 1 में धारा 1 देख लेंगे, जिसमें कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की तिथि बताई गई है। संक्षिप्त नाम इसका क्या होगा, मादक औषधि मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 है। विस्तार इसका संपूर्ण भारत में और प्रारंभ 14/11/1985 से हुआ है। डेफिनेशन में क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को कवर किया गया है। सबसे पहले तो इसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, जो एक्ट का नाम है, उस दोनों को तो ज़रूर आप जानिएगा, उन दोनों को भी कवर किया गया है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कवर किया गया है, जैसे धारा 2 के 3 में क्या दिया है, कैनाबिस, भांग के बारे में बताया गया है। तो भांग में क्या बोला है, इसके क में बताया गया है चरस के बारे में, इसके ख में बताया गया गांजा के बारे में, और गौ में बताया गया इन दोनों के मिश्रण से अगर कोई चीज़ बनाया गया हो तो उसे परिभाषित किया गया है। आगे जो है इसी के धारा 2 के 8 में क्या है, परिवहन, मतलब कन्वेयंस
परिवहन के बारे में बताया गया है कि आप इस ड्रग, नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कैसे परिवहन, क्या कैरेज कैसे होता है, उसके बारे में बताया गया है। वहीं 8 के कौ में इसके अवैध व्यापार के बारे में बताया गया, इलिसिट ट्रैफिक, कैसे इसका अवैध व्यापार क्या कहलाएगा। जैसे कि इस एक्ट के तहत जहां पर भी लीगलाइज किया गया है इन सब चीज़ों को यूज़ करने के, उसके अलावा कहीं पर भी इसका व्यापार करते हैं तो उसे इलिसिट ट्रैफिक माना गया है। एंड 10वें में जो है वो विनिर्मित मैन्युफैक्चर के बारे में बताया गया है। और 11 में क्या है, निर्मित औषधि मैन्युफैक्चर ड्रग्स के बारे में बताया गया है कि इस नारकोटिक या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में, ड्रग्स में कौन कौन से चीज़ों में कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। वहीं 12 जो है वहाँ पर औषधीय कैनबिस, मेडिकल कैनाबिस के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए 2 का 14, क्योंकि यही मादक औषधि, नारकोटिक ड्रग्स जो है हमारे एक्ट के मेन में यूज़ भी किया गया है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। 2 के 14 में मादक औषधि, नारकोटिक ड्रग्स को परिभाषित किया गया है। 15 में अफीम को परिभाषित किया गया है और 17 में अफीम पोस्ता, ओपियम पॉपी को डिफाइन किया गया है। एंड लास्ट वन जो है 23, इसे भी आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि इसमें मनोत्तेजक पदार्थ, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के बारे में परिभाषित किया गया है। तो देखिए आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया, परिभाषा में आपको 2 का 14 और 23, इन दोनों को तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये हमारे एक्ट की मूल भाषा है। चलिए इसके बाद हम लोग जो है सेक्शन 3 में एक लिस्ट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 3 में क्या है, लिस्ट के बारे में बताया गया है कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में किस कंडीशन में आप कितना ले जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, किसका कितना व्यापार होगा, किस में कितना चीज़ आप उपयोग करते हैं, इससे अधिक तो वो गलत माना गया है। ये लिस्ट के बारे में जो है सेक्शन 3 में बताया गया है। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे अध्याय 4 पर, जो कि 14 से 40 तक है। ठीक है, अध्याय 4 में हमें क्या बताया गया है, अपराध और शास्तियाँ, ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज के बारे में बताया गया है, जो कि सेक्शन 15 से शुरू होता है और 40 तक जाता है। सेक्शन 15 से शुरू होता है और वो 40 तक जाता है। तो सेक्शन 22 में सबसे पहले दिया हुआ है पनिशमेंट के बारे में। सेक्शन 22 में क्या दिया है, पनिशमेंट के बारे में दिया गया कि पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मनोत्तेजक पदार्थ के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। अब यहाँ पर मैंने दंड क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें दंड क्या है, अपराध की प्रकृति के अनुसार वेरी करता है। ठीक है, अगर आप लिटिल बिट अपराध में पकड़े जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत, तो आपको 6 महीने तक का कठोर कारावास, ठीक है, और जुर्माना भी है उसमें। ठीक, अगर आप व्यापारिक और इस लिटिल बिट के बीच में रहते हैं तो उसमें आपको जो है 10 वर्ष तक के कारावास तक का है कठोर। एंड व्यापारिक तौर पर पकड़े जाते हैं तो 10 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक के कारावास का जिक्र किया गया है। तो इस तरह से थोड़ा डाइवर्सिफाइड पनिशमेंट है, जिसे परीक्षा में पूछे जाने की मेरे हिसाब से संभावना कम है, इसलिए मैंने इसे कवर नहीं किया है। लेकिन मैंने मोटा मोटी आपको यहाँ डिस्कस कर दिया है, तो आप इस अनुसार से याद रख सकते हैं। 27वां क्या है, मादक औषधि अथवा मनोत्तेजक पदार्थ के उपयोग के लिए दंड। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले पढ़ा हम लोग मनोत्तेजक पदार्थ के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। यहाँ पर क्या है, हम उल्लंघन कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं एक्ट का। एंड 27 क्या कहता है आपको, 27 में पनिशमेंट है क्या, उपयोग के लिए दंड। ध्यान दीजिएगा, शब्दों के अनुसार जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। 27 में उपयोग के लिए दंड है, पनिशमेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ एनी नारकोटिक ड्रग्स ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो पनिशमेंट दोनों का सेम ही है, चाहे 22 हो चाहे 27 हो। आगे चलेंगे, सेक्शन 28, इसमें क्या है, अपराध को किए जाने के प्रयत्न के लिए दंड, मतलब पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेज। तो इसमें अटेम्प्ट्स में भी लगभग उसी प्रकार के क्या है, पनिशमेंट का जिक्र किया गया है। एंड सेक्शन 29 में क्या है, दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दंड दिया गया है। अब क्या हुआ, ये तो दंडों के बारे में हमने 4 धाराएं पढ़ी, सेक्शन 22, सेक्शन 27। सेक्शन 22 में हमने क्या किया, उल्लंघन के लिए दंड के बारे में पढ़ा। 27 में हमने क्या पढ़ा, उपयोग के लिए दंड। 28 में हमने क्या पढ़ा, प्रयत्न किए जाने के लिए दंड। और 29 में हमने पढ़ा दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। अब हम आएंगे सेक्शन 36 में,
विशेष न्यायालयों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। क्यों? क्योंकि अब क्या है, जनरल कोर्ट में इस केस को लिया जाएगा तो अब एक केस में आदमी पकड़ा गया, 10 साल 15 साल ट्रायल चलता रहेगा, तो क्या होगा, इस तरह से इस एक्ट की महत्ता कम हो जाएगी, अपराधी का मनोबल बढ़ता जाएगा। इसलिए स्पेशल कोर्ट यहाँ पर कहा गया है कि सेक्शन 36 के तहत जो है आप विशेष न्यायालयों का गठन इस एक्ट के लिए कर सकते हैं। एंड सेक्शन 37 कहता है अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे लगाइएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस धारा के तहत जो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के अपराधों को संज्ञेय और अजमानतीय बताया गया है। तो वो सेक्शन 37 में बताया गया है कि ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल, मतलब इस एक्ट के तहत जो भी अपराध होगा वो क्या होगा, संज्ञेय माना जाएगा, कॉग्निजिबल होंगे और वो अजमानतीय होंगे, मतलब इसमें जमानत के प्रावधान नहीं किए गए हैं। आइए देखते हैं धारा 38 के बारे में। धारा 38 क्या है, कंपनियों द्वारा किए गए अपराध, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अब होता क्या है कि ड्रग्स रिलेटेड कंपनियां भी क्या है, अपने लिए तो ड्रग्स मंगाती ही हैं, साथ ही साथ अवैध व्यापार के लिए भी वो क्या करती हैं, इसका कारनामा करने लगती हैं। तो उस संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि कंपनियों द्वारा किए गए अपराध के बारे में सेक्शन 38 बताता है। एंड सेक्शन 39 जो है वो बताता है कुछ अपराधियों के परिवीक्षा पर छोड़ने की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन। अब क्या है कि ये अपराध इसके अंतर्गत इतना संज्ञेय है, इतना गंभीर है कि इसमें अजमानतीय है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी अपराध करने की श्रेणी में देखते हैं कि कुछ जो है जो निर्दोष होते हैं वो भी इसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ पर अपराधियों के उसके रिलेशन, उसकी जो है कार्य प्रणाली और उसके जो भी पीछे के बैकग्राउंड है उसको देख करके न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि उसे प्रोबेशन परिवीक्षा पर छोड़ सके। तो ये हम लोगों ने देखा अध्याय 4 के महत्वपूर्ण धाराओं को। अब आते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 जो है वो सेक्शन 41 से लेकर के सेक्शन 68 तक जाता है। तो इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन 41, वारंट और प्राधिकार जारी करने की शक्ति, पावर टू इशू वारंट एंड ऑथराइजेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 41, 42, 43, 44 और 67 ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आपके एग्जाम में जरूर छपेंगे। तो 41 में क्या है, वारंट और प्राधिकार जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। पावर टू इशू वारंट एंड ऑथराइजेशन कौन कर सकता है, तो ये ध्यान रखिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी ही इस संबंध में वारंट इशू करने का ऑथराइजेशन है। लेकिन क्या है कि राज्य सरकार जो है विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी को भी अगर एम्पावर्ड कर देती है तो वो भी इस संबंध में वारंट जारी कर सकता है। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 41 को देखा। सेक्शन 42 क्या बताता है, बिना वारंट या प्राधिकार के प्रवेश, तलाशी, जब्ती व गिरफ्तारी की शक्ति, पावर टू एंट्री, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट और ऑथराइजेशन। अब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर आया, रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके पास इस प्रकार के नारकोटिक या मादक पदार्थ होने की संभावना है, तो क्या हम मजिस्ट्रेट के पास जा कर के वहाँ से वारंट इशू करवा के आके फिर उस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं? नहीं। तो कानून इस प्रकार के संबंध में यह कहा है कि बिना वारंट या प्राधिकार के भी आप प्रवेश, तलाशी और जब्ती व गिरफ्तारी करने की शक्ति दी गई है। अब किसे दी गई है, तो ऐसा कोई भी अधिकारी जो केंद्रीय आबकारी सीमा शुल्क, स्वापक औषधियों, राजस्व आसूचना विभाग, केंद्र सरकार के किसी विभाग जैसा कि संबंध में विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा सशक्त किया जाए, यहीं से सशक्त किया गया है किसे, आरपीएफ को, ध्यान रखिएगा। तो सशक्त किया जाए, प्रवेश कर सकता है, तलाशी कर सकता है, जब्ती की कार्रवाई कर सकता है और गिरफ्तारी भी कर सकता है। तो यहीं पर मैंने आपको बता दिया कि धारा 42 की शक्तियों का उपयोग करते हुए रेल सुरक्षा बल को 11/4/2019
मतलब 11 अप्रैल, ये डेट भी आप याद रखिए, मे भी आपके एग्जाम में पूछा जाए थोड़ा सा कम टफ सवाल करने के लिए। 11 अप्रैल 2019 से क्या कहा गया, सहायक उप निरीक्षक एवं उनकी पंक्ति के ऊपर के सभी अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रयोजनार्थ अधिकृत किया गया है। मतलब एएसआई से एबव कोई भी, तो एएसआई से एबव लेके डीजी तक आप ले सकते हैं कि ये सारे लोग जो है क्या है, प्राधिकृत किए गए हैं इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में। मतलब कि वो क्या हो सकता है, बिना वारंट या प्राधिकार के प्रवेश कर सकते हैं, तलाशी कर सकते हैं, जब्ती कर सकते हैं, वह गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। 43 क्या कहता है, लोक स्थानों में अभिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति, पावर ऑफ सीजर एंड अरेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस। अब क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है, एक पब्लिक प्लेस है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी के सीज कर सकते हैं और अरेस्ट करने के लिए इसमें पावर दिया गया है, वो सेक्शन 43 में बताया गया है। तो सेक्शन 43 में बताया गया है कि कोई अधिकारी किसी लोक स्थान में स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, राजसात करने योग्य किसी पशु वाहन या पशु वस्तु पदार्थ सहित जब्त कर सकता है। या तो किसी घोड़े गाड़ी पर मान लो कि उसने कर रहा है, वो ढो करके ले जा रहा है, या फिर क्या है किसी पशु के अंदर जो है फीड करके ले जाता है, जैसे कि पेट डॉग्स होते हैं, पेट डॉग्स के अंतर्गत उनके पेट के अंदर जो है इस तरह से जो है चीज़ों को ड्रग सब्सटेंस पदार्थ जो है नार्कोटिक ड्रग हैं, इन्हें छुपा करके ले जाता है लोग अपने अंदर, उसको पेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। उस अनुसार से भी क्या है कि अपने शरीर के अंदर भी वो जो है प्रवेश करके उस नार्कोटिक ड्रग को ले करके जाते हैं, तो उन सब पदार्थ को क्या हो सकता है, जब्त किया जा सकता है और उस पशु वाहन को भी जब्त किया जाएगा। वहीं सेक्शन 44 था, सिर्फ हेडिंग याद रखिए, कोका और अफीम पौधा कैनबिस पौधे से संबंधित अपराधों से प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण एवं गिरफ्तारी की संधि। मतलब कोका पौधा और अफीम पोस्ता कैनबिस पौधे से संबंधित जो है वो सेक्शन 44 के तहत तलाशी और अभिग्रहण व गिरफ्तारी की शक्ति है। यहीं आइए सेक्शन 49 में, सेक्शन 49 क्या बोलता है, वाहन को रोकने और तलाशी लेने की शक्ति, पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेयंस। मतलब जिस वाहन से लेकर के जाया जा रहा है, अगर आपको शक हो रहा है तो धारा 42 के अंतर्गत सशक्त अधिकारी क्या होगा, संदेह के आधार पर पशु या वाहन को रोककर भी तलाशी ले सकता है। मान लीजिए कोई एंट्री कर रहा है स्टेशन में गाड़ी, आपको शक हुआ, लेकिन उस पर लिखा क्या है, उस पर लिखा है मान लीजिए जन आहार की गाड़ी है, जन आहार काम कर रहा है, लेकिन उसमें आपको शक हुआ कि नहीं यहाँ से क्या है, इस गाड़ी से ही सब्सटेंस जो है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या नार्कोटिक जो भी है उसे कैरी किया जा रहा है, तो आप उसे शक के आधार पर भी चेक कर सकते हैं। एंड सेक्शन 50 क्या है, शर्त जिसके अंतर्गत व्यक्तियों की तलाशी संचालित की जाएगी। इसमें क्या है, शर्त दी गई है कि कंडीशन अंडर विच सर्च ऑफ पर्सन शैल बी कंडक्टेड। तो हम जो सीआरपीसी में सर्च कंडक्ट करते हैं उसी प्रकार सर्च कंडक्ट करेंगे। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ प्लस किया गया है कि गैजेटेड ऑफिसर को रखना है आपको, गैजेटेड ऑफिसर अगर आपके पास है उनके संबंध में आप तलाशी करेंगे, महिला है तो महिला की तलाशी महिला ही लेगी। और सेक्शन 52 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अधिग्रहित की गई वस्तुओं का व्ययन। इसी सेक्शन 52 के तहत क्या होता है कि जब आरपीएफ किसी भी इस प्रकार के केस को लेती है तो उसे ट्रांसफ़र करती है उसको डिस्पोजल के लिए स्टेट पुलिस को या जीआरपी को। डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल सीज, गिरफ्तारी के आधार को सूचित करेगा। वारंट के अंतर्गत गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को उस दंडाधिकारी को अग्रेसित किया जाएगा जिसने वारंट जारी किया है। सबसे पहले तो अगर किसी को गिरफ्तार किए हैं उसको सूचित करेंगे कि आपको इस एक्ट के तहत, इस अपराध के तहत गठित आपको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ अगर आप वारंट लेकर के गए हैं तो उस जिस दंडाधिकारी ने वारंट निकाला है या वारंट इशू किया है उसके सामने आप उस वस्तु को, व्यक्ति को प्रोड्यूस करेंगे। एंड थर्ड वन कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और अधिकृत वस्तु को निम्न को प्रेषित किया जाएगा, कोई निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को या धारा 53 के अंतर्गत सशक्त अधिकारी को। तो इसी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, उसे स्टेट पुलिस को देते हैं या फिर नारकोटिक या एनसीबी के जो अधिकारी आते हैं उन्हें हम लोग इसे फॉरवर्ड करते हैं, जो सेक्शन 53 के तहत है। सेक्शन 53 क्या कहता है कि कतिपय विभागों के अधिकारियों में पुलिस
स्टेशन में प्रभारी अधिकारी, मतलब पावर टू इन्वेस्ट ऑफिसर ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट्स विथ पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो इसके तहत भी हम लोग एनसीबी वगैरह को जो फॉरवर्ड करते हैं वहाँ पर इसे दिया जाता है। आएंगे लास्ट वन जो इम्पॉर्टेंट है वो है सेक्शन 67, जिसमें कहा गया है जानकारी मांगने की शक्ति, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन ईटीसी। इसमें क्या कहा गया है, धारा 42 में उल्लिखित कोई प्राधिकारी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, इस अधिनियम के किसी अपराध के उल्लंघन के संबंध में किसी जांच के दौरान क्या कर सकता है, सबसे पहले वो अपने आप को संतुष्ट करने के प्रयोजन से कि क्या इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अंतर्गत किसी नियम या किए गए आदेश का उल्लंघन किया गया है, किसी व्यक्ति से जानकारी मंगा सकता है कि उसका उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। एंड सेकेंड वन कहता है कि जांच के लिए उपयोगी या संगत किसी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने या प्रदाय करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है। एंड थर्ड वन है मामले के तथ्यों और परिस्थिति से परिचित किसी व्यक्ति का परीक्षण, मतलब उसका एग्जामिन उसे कर सकता है। तो ये चीज़ें सेक्शन 67 में बताया गया है। तो इस एक्ट के जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे, अध्याय थे, उन सबको इस वीडियो में समाहित करने की कोशिश की गई है। तो आप बता दीजिएगा कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अंतपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।